हाँ जी, कैसे हैं आप सब। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के इस एग्जाम में सेल्फ पेस्ड एग्जाम आपका, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जहां पर हम चर्चा करेंगे सेक्शन 241 से लेकर सेक्शन 246 तक की। अगर 246 छोड़ दूं तो यानी कि 241, 42, 43, 44, 45 ये सारे सेक्शन बड़े ही रेलेवेंट है। एवरी नाउ एंड देन इस पे कोई भी सवाल बन सकता है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का अपना गेम शो। और अगर आप देखेंगे तो आपके असाइनमेंट में या बुक में सबसे पहले ये कुछ रूल ऑफ मेजॉरिटी फोर्स वर्सेस हर बॉटल दे रखा है। तो एक पढ़ाने का तरीका ये बनता है कि जैसे बचपन की मैडम पढ़ाती थी वैसे ही मैं भी पढ़ाऊं कि शुरुआत में इसे डिस्कस करूं कि क्या होता है। बट नहीं, उससे कॉन्सेप्ट मजेदार नहीं बनेंगे, उससे लगेगा नहीं, चैप्टर का ओवरव्यू नहीं पता लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट ने भी दे रखे अपने स्टडी मटेरियल में, इनको थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं और हम सीधा जंप करते हैं पहले 241 पे। फिर आज की क्लास के लास्ट में जब आके इसे समझाऊंगा ना, तो आपको कॉन्सेप्चुअली सब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये कहना क्या चाह रहा है, ये इतनी बड़ी थ्योरेटिकल कहना क्या चाह रहा है। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 241 पर, एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल फॉर द रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन। भाई साहब, ऑपरेशन में तो हमने आज तक यही सुना था कि ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा, तो ये कौन सा ऑपरेशन है? अच्छा, वो वाला ऑपरेशन और इस ऑपरेशन की स्पेलिंग अलग है। और ये चैप्टर का नाम है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ये जो ऑपरेशन है इसका मतलब है सप्रेशन ऑफ राइट, मतलब जब आप किसी के राइट को दबाते हैं जो कंपनी लॉ में उसे दिए गए हैं। अच्छा, किसके राइट को दबाते हैं? डायरेक्टर के, मेंबर के, मैनेजिंग डायरेक्टर के, मैनेजर के, क्रेडिटर के, किसके राइट? एक व्यक्ति बस, कौन? मेंबर। यानी कि यहां पर इस पूरे चैप्टर में हम मेंबर के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, केवल उसके खिलाफ मेंबर को कह रहे हैं आवाज उठा, चिंता मत कर, आवाज उठा। ओके, तो यानी कि ऑपरेशन का अगर मैं कहूं, ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ऑपरेशन का मतलब है जब आप मेंबर को दिए गए राइट्स को दबा रहे हैं। अच्छा, ये राइट्स को दबाने का कोई एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल है ना। फॉर एग्जाम्पल, हुआ क्या कि एक पार्टिकुलर मेंबर है जिसे आप नोटिस ऑफ मीटिंग नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो मीटिंग के अंदर आपसे सवाल पूछता है, आपने नोटिस ऑफ मीटिंग ही उसे नहीं दिया, बाकी सबको दिया है। ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा, आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट होती है, आपने पे नहीं किया, तो मेंबर के राइट्स का ऑपरेशन है। आप जनरल मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं, जनरल मीटिंग ही नहीं कर रहे, ये भी मेंबर के राइट का ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन का मतलब होता है जो राइट कानून किसी मेंबर को देता है, जो शेयर होल्डर को देता है, आप वो राइट उसे नहीं देने दे रहे। फॉर एग्जांपल, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही, ये ऑपरेशन नहीं है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने दे रही, ये ऑपरेशन नहीं है। बट डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे नहीं कर रही, ये ऑपरेशन है। ठीक है। दूसरी बात, कंपनी अपने डायरेक्टर को सैलरी पे नहीं कर रही, ये ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर को नहीं पे कर रही ना, मेंबर के राइट से लेना देना है मुझे। हाँ, कंपनी अपने मेंबर्स के अधिकारों को दबाए तो ऑपरेशन है। तो फर्क मालूम हो गया। अब सबसे पहला सेक्शन 241 किस बात की कल्पना करता है, देखिएगा क्या कहता है। कहता है एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु कंप्लेन्स डेट। अच्छा, कोई भी मेंबर कंप्लेन कर सकता है? नहीं, मेंबर कंप्लेन तो कर सकता है बट वो एलिजिबल होना चाहिए। वो एलिजिबल कहां पर होना चाहिए? एक सेक्शन है हमारा सेक्शन 244, उसके अंदर। तो पढ़िएगा, वो अप्लाई, मेंबर अप्लाई तो कर सकता है ट्राइब्यूनल को, प्रोवाइडेड सच मेंबर हैज अ राइट टू अप्लाई अंडर 244। यानी कि 244 में जो एलिजिबल होगा वही 241 की पिटीशन फाइल कर सकता है। और 244 में एलिजिबिलिटी क्या है देखेंगे हम, 10%। ठीक है, आइएगा। तो कहता है एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु कंप्लेन्स डेट, मतलब कोई भी मेंबर जो कंप्लेन करेगा क्या कि द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग। हैव बीन का मतलब होता है पास्ट से चल रहे हैं, अभी तक चलते आ रहे हैं। और आर बीइंग का मतलब होता है पास्ट में तो नहीं पता बट आज वर्तमान में चल रहे हैं, इन अ मैनर विच आर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। प्रेजुडिशियल मतलब हार्मफुल, विच आर हार्मफुल। यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ द कंपनी कंप्लेन करता है कि कंपनी का जो अफेयर्स है वो हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर विच आर प्रेजुडिशियल, मतलब हार्मफुल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। आगे, प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम,
हार्मफुल है या ऑपरेसिव यानी कि उसके अधिकारों को दबाया जा रहा है, या फिर किसी और मेंबर के अधिकारों को दबाया जा रहा है, या फिर प्रेजुडिशियल मतलब हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। दोबारा बोलिएगा, अगर कोई मेंबर कंप्लेन करता है कि अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन मतलब पास्ट से लेकर अभी तक भी और वर्तमान में इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और हाँ जी, द मटेरियल चेंजेस वेदर बाय एन ऑल्टरेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, the material changes whether by an alteration in the board of director or manager or in the ownership of the company's share, or if it has no share capital in its membership or in any other manner whatsoever। यानी कि कोई मटेरियल चेंज हुआ है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या मैनेजर में या फिर ओनरशिप मतलब ओनरशिप ऑफ द कंपनी में या फिर शेयर कैपिटल में, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो उसकी मेंबरशिप में, या किसी भी प्रकार से अगर कोई बहुत बड़ा मटेरियल चेंज हुआ है एंड by the reason of such change it is likely मतलब इस बात की संभावना है, that is possibility है that affairs of the company will be conducted in a manner which are prejudicial to its interest or its members or any class of the members। चलो अब रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल समझना। केरला में एक बैंक है धनलक्ष्मी बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1927 और साउथ इंडिया माइंडसेट से चलता है। और साउथ इंडिया माइंडसेट और नॉर्थ इंडिया माइंडसेट में तुम्हें एक फर्क बताता हूं, मैं दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, वैसे मैं तुम्हें बताता हूं। साउथ इंडिया माइंडसेट ना बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि संतुष्ट माइंडसेट होता है, मतलब ठीक है, नॉट टू एग्रेसिव, हर चीज में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, कुछ संतुष्टि रख के चलना कि जो है अच्छा है, मेहनत करो, जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। मगर मैंने देखा नॉर्थ इंडियन माइंडसेट, ओ भाई साहब, अभी जैगुआर आई है, अच्छा ऐते वड्डी वाली कार चाहिए सी, ले और वड्डी वाली कार ते आएगी होने एदे बाद की लैम्बोर्गिनी। तो ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये माइंडसेट नजर आता है। अच्छा, अब इस बैंक के एग्जांपल में भी अगेन सब रिस्पेक्टेबल है, मैं खुद नॉर्थ इंडिया से हूं, बट ये ओवर एग्रेसिव माइंडसेट है नॉर्थ इंडिया का, और साउथ इंडिया का बड़ा शांत माइंडसेट है, जिसे कहते हैं ना एकदम लाइफ में संतुष्ट है, कोई मारा मारी नहीं रखते वो लाइफ के अंदर। मैंने ये चीज देखी है। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या मतलब नॉर्थ इंडिया से हो गया, आपने नॉर्थ इंडिया के बारे में कैसे बोल दिया? भाई आप दिल पे हाथ रख के बताना, नॉर्थ इंडिया में ओवर एग्रेसिव होते कि नहीं, वरना ये मेरे रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से अब समझिएगा कैसे। 1927 में बैंक एस्टेब्लिश हुआ। अब क्योंकि मैंने तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया ना, तो वो मेंटालिटी मुझे पता है कि हाँ कैसी होती है। मेरे बॉसेस साउथ इंडियन भी रहे हैं, नॉर्थ इंडियन भी रहे हैं, तो दोनों के साथ काम करके पता लगता था। नॉर्थ इंडियन बॉस सुबह से मेरा तेल निकलवा देते थे, भाई ये फाइलें आ रही हैं, ये सैंक्शन, ये फाइल है। साउथ इंडियन बॉस कहते थे हमें कोई बात नहीं, ध्यान दे, घर पे भी फैमिली पे भी ध्यान दे, यहां पे भी ध्यान दे। दोनों तरीके के बॉसेस थे। तो अब हुआ क्या, धनलक्ष्मी बैंक विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1927, जिंदगी बड़ी शांति से चल रही थी। लगभग 200 के करीब 2000 के करीब ब्रांचेस थी बैंक की, 57 करोड़ का प्रॉफिट था। साउथ इंडियन बैंक था, केरला बेस्ड बैंक था, और इसे गॉड्स बैंक कहा जाता है केरला के अंदर। क्यों? क्योंकि केरला में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, इंक्लूडिंग द सबरीमाला मंदिर, उन सबका अकाउंट इसके पास है। 2008-9 के अंदर बैंक में मेजर शेयर होल्डिंग चेंज हुई। ओके, अब आरबीआई के एक एक्स गवर्नर थे, उनका एक इन्वेस्टर ग्रुप था, वो इस कंपनी में एंटर हुए, और कंपनी का जो साउथ इंडिया ग्रुप था वो हट गया, और ये नॉर्थ इंडिया के ग्रुप ने इनको टेक ओवर कर लिया। ओके, जैसे ही ओनरशिप चेंज हुई, रिजल्ट भी हुआ कि कंपनी के एमडी को हटा दिया गया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से एक एमडी को लाया गया, नाम था सीए अमिताभ चतुर्वेदी। ओके, अब एग्रेशन आ गया बैंक के अंदर, ब्रांचेस बढ़ा के सीधा कर दी गई 5000, वर्क फोर्स बढ़ा के 3 गुना कर दी गई, मतलब बहुत एग्रेसिव बैंकिंग में उतर गया। ये और बात है कि बैंक फिर बहुत बड़े लॉसेस में चला गया, तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट चेंज करना पड़ा। बट फिलहाल जैसे ही ये चेंज हुआ,
केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, उन्होंने कहा जी ये तो मिसमैनेजमेंट हो गया। अब कैसे? सेक्शन बढ़ाया गया, उन्होंने कहा जी सेक्शन में लिखा है कि मटेरियल चेंज हुआ है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या मैनेजर में या ओनरशिप में, और इसकी वजह से इट इज लाइकली कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है वो प्रेजुडिशियल रहेंगे, हम मेंबर्स के लिए या फिर कंपनी के लिए प्रेजुडिशियल रहेंगे। जजेस ने बड़ी सुंदर इंटरप्रिटेशन निकाली। ये जो इट इज लाइकली है ना, ये चेंज का इट इज लाइकली की बड़ी सुंदर डेफिनेशन उन्होंने बताई। उन्होंने कहा देखो ये गलत है। जब आप कहते हो कि चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया और इसकी संभावना है कि फ्यूचर में गड़बड़ होगी, गड़बड़ हुई नहीं, होगी। जब होगी तो देखी जाएगी। क्या आज कोई भी ऐसा इंडिकेशन हुआ जो ये बताए कि वर्तमान में गड़बड़ है और भविष्य में बहुत बड़ी गड़बड़ होगी? क्या आज कोई भी आपके पास ऐसा इंडिकेशन है? तो बताइए। क्या कोई भी ऐसा इंडिकेशन आपके पास है जो आज ये आपको बता दे कि भाई साहब वर्तमान में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है और भविष्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है? नहीं। अभी तो नया मैनेजमेंट आया है और आप पहले ही कह रहे हो गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है, इट इज लाइकली। तो लाइकली का मतलब ये नहीं है कि एंटिसिपेशन बाय द मेंबर्स कि भाई भविष्य में गड़बड़ होगा, नहीं। लाइकली का मतलब है वर्तमान में नए मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी है जिससे कि आप एंटिसिपेशन ये लगा रहे हैं क्योंकि वर्तमान में गड़बड़ कर दी तो भविष्य में ये और सत्यानाश करेंगे, तो इसलिए ये सेक्शन इंसर्ट कर दो। तो समझ आया? तो जब मैं कहता हूं ना इट इज लाइकली, तो मतलब वर्तमान में कुछ घटना घट गई है जिसकी संभावना अब यह है कि भविष्य में और बड़ी घटनाओं को ये अंजाम देंगे जो कि मिसमैनेजमेंट कहलाएंगी। तो आप पढ़िएगा, द मटेरियल चेंज वेदर बाय द ऑल्ट्रेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर और ओनरशिप ऑफ द कंपनीज शेयर, और अगर कंपनी के शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबरशिप, और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ये चेंज हुआ है, एंड बाय द रीजन ऑफ सच चेंज इट इज likely that the affairs of the company will be conducted in a manner which is prejudicial to the interest, to its interest मतलब interest of company or its members or any class of the members। ठीक है जी। तो फिर ये मेंबर क्या कर सकते हैं? may apply to the tribunal provided they have a right to apply under section 244, यानी कि 244 में they are eligible to apply। तो एक बार दोबारा बोलिएगा। हाँ जी, कोई भी मेंबर जो कंप्लेन करता है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी का बिजनेस पास्ट से लेकर अभी तक हैव बीन कंडक्टेड या फिर वर्तमान में इज बीइंग कैरिड ऑन इन अ मैनर, अच्छा, विच इज प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और या फिर कोई मटेरियल चेंजेस हुआ है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या ओनरशिप में या मेंबरशिप में या फिर किसी भी और तरीके से, और ड्यू टू सच चेंज इट इज लाइकली कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द मेंबर्स। यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट सेकंड बी पॉइंट में नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और मेंबर्स लिखा है। फिर तो मेंबर में अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल प्रोवाइडेड दे हैव द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सबसेक्शन 2 कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड, आर बीइंग कंडक्टेड मतलब वर्तमान में कंपनी के अफेयर्स इस तरीके से गड़बड़ चल रही हैं कि विच इज प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो इट मे अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंपावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भी लगता है कि अगर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच आर प्रेजुडिशियल टू द, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेलेवेंट क्या है? इंडिविजुअल नहीं, कंपनी नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही चीज देखेगी, पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक का पैसा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो फिर वो भी एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल अंडर दिस सेक्शन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 3, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सबसेक्शन, कहता है वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, देयर एग्जिस्ट द सर्कमस्टेंसेस, अच्छा, सजेस्टिंग दैट, ओहो, सजेस्टिंग दैट, हाँ जी, कौन कौन से सर्कमस्टेंस? सबसेक्शन 3 कहता है जी वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट अ सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग दैट, यानी कि कंपनी के अंदर कुछ सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से? एनी पर्सन कंसर्न्ड इन द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज और हैज बीन
guilty of the fraud, misfeasance, persistent negligence, or default in carrying out his obligation and function under the law or the breach of trust. जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था ना, 2004 में मैंने एंटर किया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आईसीआईसीआई बैंक में, और 2012-13 तक मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया. आई वर्कड एज इन स्टार्टिंग आई एंटर्ड एज अ क्रेडिट मैनेजर, देन आई मूव टू द रीजनल मैनेजर पोजीशन एंड जोनल हेड पोजीशन. एक चीज कॉमन थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, जो भी न्यू कमर थे उस वक्त के 2005, 6, 7, 8 के पीरियड के, दो लोगों को अपना आइडियल मानते थे कि बनना है तो ऐसा ही बनना है भाई साहब, यही तो आइडियल है. जेंट्स के अंदर मेल वर्जन में राणा कपूर, यस बैंक, हंसी आ रही होगी, और फीमेल में चंदा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक. शी वाज माय सुपर बॉस. दोनों का हर हर गंगे हो गया. क्या मैं कह सकता हूं विश्वास टूटे लोगों के? यस. और दोनों ने किस बात की गलतियां की? चंदा कोचर जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनके लिए वर्ड तो मैं यूज नहीं कर सकता, इनके लिए वर्ड होगा एप्रोप्रिएट नेग्लिजेंस. यानी कि शी वॉज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस. मतलब लॉ की धज्जियां उड़ाई इन्होंने. कहीं ना कहीं वीडियोकॉन इंडस्ट्री या पतिदेव की कंपनीज को लोन दिलवाने के लिए मतलब थोड़ा ब्रीच से थोड़ा लाइन से हटकर काम किया. बट राणा कपूर जी के बारे में तो मैं फ्रॉड, मिसफीजांस, डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट ऑब्लिगेशन, फंक्शन सब लगा सकता हूं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सब लगा सकता हूं. क्यों? इन्होंने क्या किया? जितना पैसा रेस किया एफपीओ के थ्रू, राइट इशू के थ्रू, वो पैसा जो पब्लिक का था उसे अपनी बच्चियों के लिए लंदन में प्रॉपर्टीज खर्च करने में लगा दिया. क्या ये गलत नहीं था? बहुत गलत था. एंड इन दोनों को ही आइडियल माना जाता था, दोनों को ही, और गलतियां दोनों ने की. तो फिर अगर ऐसा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनी के अफेयर्स को भेज सकती है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर. फिलहाल किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, एक तरफ एम्प्लॉइज को देने के पैसे नहीं है, पायलट्स को देने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ किंगफिशर के कैलेंडर बन रहे हैं साहब के. ये भी अलग ही तबीयत वाला आदमी था. एक तरफ पैसे एम्प्लॉइज को मिल नहीं रहे, 8-8 महीने की सैलरियां पेंडिंग है, और दूसरी तरफ फॉर्मूला 1 रेस आ रही है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वो को पेमेंट की जा रही है बड़ी बड़ी. मतलब धज्जियां उड़ाई है इन लोगों ने ना, सही में हमारे कानून की ढीलेपन की. तो फिर कितने एग्जाम्पल लिखोगे बोलो? आप चंदा कोचर जी का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहेगा आपको. आप राणा कपूर जी का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अगर आपको ध्यान रहेगा. आप किंग ऑफ गुड टाइम विजय माल्या का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा. मैं आपको ये एग्जांपल लिख दूंगा, मतलब ये एग्जांपल बता दूंगा, इन तीनों का नाम लिख दूंगा ताकि आप स्टोरी समझ जाओगे, स्टोरी लाइन सारी आपकी समझ आ जाएगी. फिर उसके बाद बी पॉइंट कहता है द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज नॉट और हैज नॉट बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस. भाई साहब, बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस की तो धज्जियां उड़ा रखी है इस बंदे ने. अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल शुरुआत करते हैं किंगफिशर एयरलाइंस से. भाई साहब, इस बंदे ने एयरलाइन इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए थे. मेरे बॉस की मीटिंग थी, मीटिंग के लिए उसने आना था, दिल्ली में क्लाइंट से मीटिंग थी. तो जब मीटिंग के लिए आना था तो मैंने कहा कि बॉस क्लाइंट से मीटिंग फिक्स हो गई है. उसने थोड़ी देर बाद मुझे फोन करके कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दे. मैं कहा क्या हुआ? कहने लगा फ्लाइट नहीं मिल रही. ये अजीब है, फ्लाइट है या ट्रेन है जो मिल नहीं रही? मैंने देखा जेट एयरवेज की फ्लाइट पे फ्लाइट थी. मैंने कहा सर जेट एयरवेज की अवेलेबल है. कहने लगा नहीं, किंगफिशर की नहीं है इसलिए कैंसिल करते. मैंने कहा बट जेट एयरवेज की तो है. कहने लगे, उसने मुझे एक शब्द बोला, कहने लगा तू नहीं समझेगा. मुझे सही में नहीं समझ आई क्योंकि मैंने किंगफिशर में सफर नहीं किया था. चांस की बात है 3-4 महीने बाद कंपनी ने मुझे सफर करने का मौका दिया, क्योंकि हम गोवा जा रहे थे. कंपनी के जो ईयरली रिन्यूअल होता है ना, ईयरली रिव्यू होता है, तो वहां पे जा रहे थे. तो मेरी टीम भी जा रही थी. चांस की बात है टिकट किंगफिशर एयरलाइंस की थी गोवा जाते हुए. अब मुझे समझ आ गया, माय बॉस वाज राइट, समझ आ गया. भाई साहब, पहली बार मैं ऐसी फ्लाइट में बैठा जहां पे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आपको हेडफोन मिलते हैं, खाना खाने को मिलता है वहां पर,
कोई एयरलाइन ऐसे नहीं कर रही थी। बाकी उस टाइम तो डेक्कन, जेट एयरवेज, ये एयरलाइंस क्या करती थी भाई साहब, यहाँ तो वो जो ट्रेन में आते हैं ना, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न वैसे ही चला करता था वहां पर। मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब वहां पे चिप्स वगैरह जो भी खरीदने आप पैसे दीजिए और ले लीजिए था। बट ये तो फ्री में किंगफिशर, हालांकि टिकट थोड़ी महंगी थी, बट अगेन मुझे लग रहा है महंगी टिकट वो लोग एयर होस्टेस को देखने के लिए दे देते थे। भाई साहब कमाल हो गया था, पहली बार एयर होस्टेस की सैलरी मैंने सुना कि 3-3 लाखों में चली गई थी, जबकि इतनी सैलरी नहीं हुआ करती थी एयर होस्टेस की। बट इसने एयर होस्टेस की डेफिनेशन बदल दी थी। मैंने तो आज तक एयर इंडिया में सफर किया था उस टाइम तक, जहां होती थी बुजुर्ग एकदम एयर होस्टेस, मतलब वो तो मतलब अंदर घुसने वाले को बस चलो जी नमस्ते, चलो अंदर, मतलब नमस्ते करती थी ऐसे कि मतलब कान के नीचे लगाने वाली है। बट ये तो क्रांतिकारी परिवर्तन थे यार। तो मुझे लगा हाँ मेरे बॉस की अब मुझे समझ आई मेंटेलिटी की, क्यों इसने कहा कि तू नहीं समझेगा। खैर, अब ये तो विजय माल्या था, ये तो ट्रेलर था। अब आया एक और, हरियाणा के रहने वाले थे साहब, जिनका नाम था गोपाल, मिस्टर गोपाल केडिया शायद। 6 फ्लाइट थी इनके पास, 6। कंपनी खुली थी एयरलाइन, 2-3 साल में बंद हो गई। उन 6 एयरलाइंस पे इनके पास एवरेज अराउंड लगभग 250 से ऊपर एयर होस्टेस थी। धन्य है प्रभु, धन्य है। ये कौन सी बिजनेस प्रैक्टिस है भाई? ये तो ऐसा हो गया कि बहुत पैसा पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि कहां पे उड़ाएं, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो चल ऐसे ही उड़ा देते। कमाल हो गया। फिर हमारा देश में 32% लोग गरीबी से नीचे हैं, मतलब हुआ करते थे उस टाइम, आजकल तो बहुत कम हो गए हैं। कमाल हो गया। तो वही कह रहा है, साउंड बिजनेस प्रैक्टिस की तो तुमने ऐसी की तैसी कर रखी है। थर्ड, कंपनी हैज बीन कंडक्टेड और मैनेज्ड बाय सच पर्सन इन अ मैनर व्हिच इज लाइकली टू कॉज और हैज कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस। यानी कि कंपनी इस तरीके की बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपना रही है जिसने कि सीरियस इंटरेस्ट दिया है, सीरियस डैमेज किया है इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री को। सत्यम ने हमारी आईटी इंडस्ट्री को बहुत बहुत बड़ा दाग पहुंचाया था, बहुत बड़ा दाग। मतलब भारत की इकोनॉमी रेट पे भी प्रभाव पड़ा था 0.2%, बट इंडस्ट्री पर से बहुत ज्यादा हमें घाव दिया था, क्योंकि लोग ये कहने लग गए थे कि भैया भारतीय कंपनियों पे कभी विश्वास मत करना, भारत की कंपनियां विश्वास लायक नहीं है। इन्फोसिस, विप्रो, इन लोगों को दिए जाने वाले ऑर्डर्स भी कैंसिल होने लगे थे। भारत की कंपनियों से विश्वास उठ गया था। यानी कि एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति ने इतना पूरे देश को चोट पहुंचाई थी। चलिए, थर्ड, इस तरीके से आपने कंडक्ट किया है जो कि सीरियस इंजरी पहुंचा सकता है पूरे के पूरे ट्रेड इंडस्ट्री या पूरे के पूरे बिजनेस को। फोर्थ, the business of the company is or has been conducted and managed by such person with the intent to defraud। यानी कि आपका बिजनेस चलाने का ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो अनुराधा वाला एग्जाम्पल, फिर हेरा फेरी, कि हमारी कंपनी जिस कंपनी में पैसा लगाती है 15 दिन में पैसा डबल हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? फालतू की बात। टिम्बर वर्ल्ड का मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया। एक कंपनी दिल्ली में आई, उसने कहा जी 5,000 का पेड़ खरीदो, 10 साल बाद 2 लाख रुपए में वो पेड़ हो जाएगा। कंपनी पैसा लेके भाग गई। फ्रीडम 251 मोबाइल, क्या मैं कह सकता हूं इनमें सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या? कि कंपनी का ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड करना है, ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड करना है। तो फिर ये 4 कारण अगर हैं, चारों कारणों को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, चारों कारण। तो आइएगा सभी के सभी फैक्टर्स को एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं, चारों के चारों डीप ए से लेकर डी तक के पॉइंट्स। दोबारा बोलता हूं, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं सर्कमस्टेंसेस, किस तरीके से कि कोई पर्सन जो कि इन्वॉल्व है इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो गिल्टी है किसका? फ्रॉड का, मिसफीजेंस का, नेग्लिजेंस का, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह का। और जैसे चंदा कोचर या फिर हमने राणा कपूर या विजय माल्या जी का एग्जांपल लिया। फिर बिजनेस ऑफ द कंपनी किसी भी तरीके से ऐसे कंडक्ट नहीं किया जा रहा जिसे साउंड बिजनेस प्रिंसिपल या प्रैक्टिस कहा जाए। जैसे कि मैंने यहाँ आपको अगेन विजय माल्या या फिर जो हमारे हरियाणा के जो मंत्री थे उनका एग्जांपल दिया एयरलाइंस का। और फिर उसके बाद कंपनी is or has been conducted managed by such person which is likely to cause a serious damages to the interest of the whole trade industry business, सत्यम। और उसके बाद the business of the company has been conducted and managed by such person with the intent to defraud, मतलब इंटेंशन ही फ्रॉड करने की थी और कंपनी का बिजनेस ही फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस से चल रहा था, जैसे कि फ्रीडम 251 मोबाइल्स। ठीक है,
तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है जी? इनिशिएट कर सकती है केस अगेंस्ट सच पर्सन एंड रेफर द सेम टू द ट्राइब्यूनल। ओके, विद अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट के साथ कि ट्राइब्यूनल प्लीज इस केस को इंक्वायर कीजिए एंड अगर आपको सही लगे तो इस व्यक्ति को घोषित कर दीजिए कि ही इज नॉट अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। गेटिंग इट? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? केस इनिशिएट कर सकती है इस व्यक्ति के, मतलब केस इनिशिएट कर सकती है इस व्यक्ति के खिलाफ और रेफर कर सकती है इसके केस को, किसको? ट्राइब्यूनल को रेफर कर सकते हैं विद द रिक्वेस्ट कि आप इंक्वायरी कीजिए, प्लस इस व्यक्ति को डिक्लेयर कर दीजिए कि ही इज नॉट अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन। दिस गाय इज नॉट अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन, मतलब ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक होगी इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर लॉ कहता है कि द पर्सन अगेंस्ट हुम द केस इज रेफर्ड टू द ट्राइब्यूनल अंडर सबसेक्शन 3, अच्छा, शेल जॉइंड एज अ रिस्पोंडेंट। भाई साहब, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ केस किया है तो आप क्या बन जाओगे? रिस्पोंडेंट। तो आप रिस्पोंडेंट के रूप में केस को अपने रक्षा करोगे, किसमें? ट्राइब्यूनल के सामने। फिर एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 शेल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ such circumstances of material as the central government may consider necessary for the purpose of inquiry। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को दे रही है उसके साथ में सर्कमस्टेंस एंड मटेरियल भी लगाए जाएंगे, मतलब एविडेंस लगाए जाएंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है जी। एंड उसके बाद शेल बी साइंड and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure for the signature and verification of the plaintiff in a suit by a central government. Every application shall be signed and verified in the manner, मतलब हर एप्लीकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर साइन होगी, जो सबमिट होगी, डेट शेल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन अ मैनर, किस तरीके से साइंड एंड वेरीफाइड होगी? जो कि प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दे रखा है। मतलब जो सिविल केसेस होते हैं उन सिविल केसेस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई केस फाइल किया जाता है तो जो कंसर्न अथॉरिटी इस एप्लीकेशन को साइन करती हैं वही कंसर्न अथॉरिटी इस एप्लीकेशन पर भी साइन करेंगी। एक बार से सारा सबसेक्शन दोबारा से गो थ्रू करते हैं। चलिए जी, क्या कहता है? सबसे पहले हमारे सबसेक्शन 1 पे वो कहता है अगर मेंबर कंप्लेन करता है क्या कंप्लेन करता है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द पब्लिक इंटरेस्ट और टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, या फिर कोई मटेरियल चेंजेस हुआ है इन द मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी और इन एनी अदर मैनर जिसकी वजह से इट इज लाइकली दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। फिर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि कंपनी का अफेयर्स इस तरीके से चलाया जा रहा है विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट देखेगी। तो फिर ये लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर मेंबर एप्लीकेशन फाइल करेगा तो 244 में एलिजिबल होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन का फाइल करेगी तो कोई एलिजिबिलिटी उसके लिए तो है नहीं, तो वो फाइल करेंगे एप्लीकेशन किसको? 244 में ट्राइब्यूनल को फाइल कर सकती है। फिर यहाँ पर सबसेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कभी भी लगता है कि वो व्यक्ति जो कि मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व है इज गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस, मिसफीजांस, अगर उसका दोषी है वो व्यक्ति। दूसरा, वो जिस तरीके से बिजनेस चला रहा है वो किसी भी एंगल से साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं कही जा सकती। तीसरा, कंपनी इस तरीके से चलाई जा रही है कि पूरे के पूरे ट्रेड, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को हार्म कर सकती है। फोर्थ, जो बिजनेस ऑफ द कंपनी है वो चलाया ही फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल पर्पसेस से जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन सबमिट करके ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करेगी कि आप प्लीज इंक्वायरी शुरू कीजिए और अगर आपकी इंक्वायरी में सही पाया जाता है तो ये जो व्यक्ति हैं जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं इन्हें डिक्लेयर कर दीजिए कि दे आर नॉट द फिट एंड प्रॉपर पर्संस। ठीक है जी। फिर जिस व्यक्ति के केस खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लेने की बात कही है वो इस प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करेगा एज अ रिस्पोंडेंट, वो ज्वाइन करेगा।
फिर कोई भी एप्लीकेशन जो सबसेक्शन 3 के अंदर सबमिट की गई है शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट, मतलब उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर एक कंसाइज स्टेटमेंट, एक संक्षिप्त, एक समराइज स्टेटमेंट इस बात की भी आएगी, सच सर्कमस्टेंस एंड द मटेरियल, सच सर्कमस्टेंस एंड द मटेरियल उसके अंदर बताए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, यानी कि उसके अंदर वो सारे एविडेंस एप्लीकेशन के साथ में लगाए जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में बहुत जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। एंड इस एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर बिल्कुल वैसे ही साइन किया जाएगा जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एप्लीकेशन फाइल करने का तरीका दिया होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ओके, आप कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स भी देख लीजिएगा जिन पे एवरी नाउ एंड देन पूछ सकता है, वहां पर एमसीक्यू भी आपसे इनके बारे में पूछ सकता है। पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है इन एन एप्लीकेशन फाइल टू द ट्राइब्यूनल। अच्छा, इसको करने से पहले एक बार एक क्वेश्चन करते हैं, पहले देखिएगा। Certain member of the MDV company limited having share capital field at the affairs of the company are being mismanaged by the director. Okay. Member therefore decide to move the tribunal, complaining the mismanagement of the company's affairs by the director of the company. Examine the provision of the Company Act and state whether the member are entitled to complain to the tribunal. बताइए, क्या member ट्राइब्यूनल को कंप्लेन कर सकते हैं? ऑब्वियसली मेंबर ही तो ट्राइब्यूनल को कंप्लेन करेंगे, प्रोवाइडेड दे आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 244। अच्छा, दूसरी बात, whether the following act of the board of director amount to mismanagement. Okay, continuation of the director in their office even after expiry of their tenure and infighting continues among them. समय खत्म होने के बाद भी चले जा रहे हैं ऑफिस में और इनफाइटिंग कंटिन्यू, मतलब लड़ाई झगड़े मुक्का मक्का चल रहा है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन इट डज नॉट लीड टू डिवैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मतलब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करने की पॉलिसी पे चल रही है, वुड इट अमाउंट टू मिसमैनेजमेंट? क्या कहते हैं आप? हाँ जी, पहली बात तो ये कि सबसे पहले आप वेदर मेंबर आर एंटाइटल्ड टू कंप्लेन द ट्राइब्यूनल। यस, 241 के अंदर मेंबर ही एप्लीकेशन एप्लीकेबल है, वो जो एलिजिबल है 244 में, ठीक है ना। तो 241 में मेंबर ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 244। ये पहला हो गया। दूसरा, whether the following act of the board of director amount to mismanagement, continuation of the director in their office even after the expiry of their tenure। अब यहां पर ना एक कोर्ट का डिसीजन था। अच्छा, मैंने ये बताया था नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो किसी भी हालत में मिसमैनेजमेंट नहीं है। मिसमैनेजमेंट क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद पे ना करना मिसमैनेजमेंट है, बट डिक्लेयर ना करना ये मिसमैनेजमेंट नहीं है। ये भी, इसका भी केस लॉ है। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्टर इन देयर ऑफिस, क्या ये मिसमैनेजमेंट है? यस, लड़ भी रहे हैं, ऑफिस भी नहीं छोड़ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट है बिल्कुल। अब इसका कौन सा केस लॉ था? रंजन दत्ता वर्सेस भोलानाथ पेपर्स हाउस लिमिटेड। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, आईसीआई के द्वारा कि कौन सा केस लॉ इस पॉइंट के ऊपर था। फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीजी थॉमस वेक्टम वर्सेस कुट्टनाड रबड़ कंपनी लिमिटेड, क्योंकि कई बार आईसीआई का सबसे प्यारा केस लॉ यही है। कई बार आईसीआई लौट लौट के इसी केस लॉ पे आता है कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वुड नॉट अमाउंट टू एक्ट ऑफ ऑपरेशन। नो, इट वोंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद पे नहीं किया, दिस वुड अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। इतनी बात क्लियर? चलिए, अब हम जो पीछे रह गया था उस पोर्शन पे आते हैं। आइए, क्या कहता है? कहता है इन एन एप्लीकेशन फाइल टू द ट्राइब्यूनल क्लेमिंग ऑपरेशन, a shareholder who is also the director of the company cannot claim compensation by the way of salary। देखो जी, एक शेयर होल्डर था, वो डायरेक्टर भी था। डायरेक्टर ऑपरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है 241 में। क्यों? क्योंकि उसको सैलरी बाकी डायरेक्टर के बराबर नहीं मिल रही। अब डायरेक्टर को सैलरी डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर के बारे में बराबर नहीं मिल रही। वुड इट अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन अंडर सेक्शन 241? क्या कहते हैं? A shareholder who is also the director of the company cannot claim compensation by the way of salary paid to the other director। भाई साहब, शेयर होल्डर यहां पर ऑपरेशन क्लेम कर सकता है, डायरेक्टर तेरे ऑपरेशन क्लेम करने के लिए सेक्शन नहीं बना, ठीक है। आगे, शेयर होल्डर कैन शेयर द डिविडेंड ऑफ द कंपनी इफ इट इज डिक्लेयर्ड बट कैन नॉट सीक डायरेक्शन टू बी कंपनसेटेड। भाई साहब, आप शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम करने के लिए मैं मानता हूं कि एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि उसे डिविडेंड नहीं दिया जा रहा डिक्लेयर होने के बाद भी, बट ही कैन नॉट से डायरेक्शन की मुझे सैलरी नहीं दी जा रही इन द कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर। ये तो कोई रीजन ना हुआ। द पेमेंट ऑफ सैलरी इज अ क्वेश्चन दैट कंसर्न द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट द ट्राइब्यूनल, ठीक है ना। इन दिस केस क्या हो रहा था? डायरेक्टर वॉज नॉट गेटिंग सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर। मैं लिखा हुआ दे दूंगा जब आपके पास आएगा। आगे, फेलियर टू डिक्लेयर द डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन।
ये वही थॉमस वेडन वर्सेस कुट्टनाड रबड़। थर्ड, द शेयर होल्डर डाइड। अच्छा, अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो ये जो पेटिशन है 244 में 10% की एलिजिबिलिटी है, क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी एलिजिबिलिटी रहती है? हाँ, तो यानी कि एक्चुअल शेयर होल्डर की डेथ होने के बाद अगर शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाए तो क्या भी उसके बिहाफ पर भी क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेटिशन फाइल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। दे आर इन द पोजीशन टू फाइल ए पेटिशन। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। वेयर अ पर्सन विदाउट बीइंग सो अपॉइंटेड। अच्छा, एक व्यक्ति को प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया गया था, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया गया था। अब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने का तरीका यह होता है कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, उसके बाद मेंबर से रेटिफिकेशन करना होता है बाद में, जो आप लोगों ने 196 सबसेक्शन 4 के अंदर समझा भी सही। अब मेंबर का भी रेटिफिकेशन नहीं हुआ था, एक मेंबर ने एप्लीकेशन दे दी कि ये तो मेंबर के खिलाफ ऑपरेशन हो गया है। आपको लग रहा है कहीं ऑपरेशन का एप्लीकेशन ऑपरेशन है ये? भाई, कंपनी ने लॉ का पालन नहीं किया, नॉन कंप्लायंस है, आप पेटिशन फाइल कर सकते हो, 196 का वायलेशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर चला जाएगा। बट यू कैन नॉट कंप्लेन कि आपके राइट का सपरेशन ऑफ राइट्स हो रहा है ना, ये उसकी तो पेटिशन नहीं बनती ना। वेदर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द मेंबर, एक व्यक्ति एक्ट कर रहा था एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, अ मेंबर कुड नॉट क्लेम दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द ट्राइब्यूनल। ये सब सेटल्ड केस लॉ है। सवाल उठा, सर इनके रेलेवेंट केस लॉ के नाम क्या है? वो नहीं लिखे हुए इंस्टीट्यूट में, तो क्या करें? मगर वो ऐसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, तो उसकी तैयारी रखना। आगे, वाइल ऑब्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम द ट्राइब्यूनल, कॉन्टिन्यूअस लॉसेस अगर कोई कंपनी कर रही हो तो इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन ऑपरेशन। अशोक बेटलनट कंपनी लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांता। तो ये कुछ रेलेवेंट केस लॉज हैं जिनको जरूर ध्यान रखना होगा आपको, इनके रेलेवेंट जजमेंट को ध्यान रखना। पहले केस में शेयर होल्डर डायरेक्टर भी था, डायरेक्टर के रूप में कंपनसेशन मांग रहा है, नहीं मिलेगी। डायरेक्टर का यहां पर कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मेंबर की एप्लीकेशन एंटरटेन की जाती है। फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड, किसी भी हालत में ऑपरेशन नहीं है। शेयर होल्डर की मृत्यु के बाद पेटिशन फाइल अगर उसका लीगल हायरर कर सकता है, प्रोवाइडेड 244 में एलिजिबल है। अगर कोई पर्सन प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ फिर भी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चल रहा है, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। आपके पास और जरिया है, नॉन कंप्लायंस की एप्लीकेशन फाइल कीजिए। कॉन्टिन्यूअस लॉसेस इन इटसेल्फ इज नॉट एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। ध्यान रखना कि लगातार लॉसेस होना यह एक्ट ऑफ ऑपरेशन किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। तो यहां पर मेरा 241 पूर्ण रूप से खत्म होता है। 241, ठीक है। 241 खत्म होने के बाद अब आइएगा 241 के बाद आइएगा पहले 244 पे देखते हैं। 244 लिंक है ना आपस में, 241 से बाद 244। सेक्शन 244 राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 क्या कहता है जी? जो 241 के अंदर एप्लीकेशन फाइल की थी वो कौन कर सकता है? कोई भी पपलू टपलू कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? ना 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 ना, एप्लीकेशन फाइल करने की एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है? दो पार्ट्स में बांटा गया। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल होगी तो कौन फाइल कर सकता है, और कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होगी तो कौन फाइल कर सकता है। ओके, पहला केस, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल होगी तो फिर पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ केसेस कराऊंगा, वो ध्यान से सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। पहला, इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कम से कम 100 मेंबर्स, दे कैन सबमिट एन एप्लीकेशन। और company having a share capital not less than 1/10 of the total number of its members, not less than 1/10 of the total number of its members। तो पहला 100 मेंबर और 1/10 of the total number of members, और any member or members holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company। अब ध्यान रखना, हमने इतनी बार किया है ये 1/10 या 10% वाला कि हर बार हमें ध्यान है कि पेड अप कैपिटल होती है, परंतु यहां पर इशूड शेयर कैपिटल है, प्लीज मेक श्योर। तो दोबारा बोलो जी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में कम से कम 100 मेंबर, या फिर नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर, या फिर एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब इसके ऊपर जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो बड़े मजेदार सवाल हैं, एंड बहुत मजेदार सवाल है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं
कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 8। एक मेंबर ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की, बताइए एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं? एलिजिबिलिटी है या नहीं है? द आंसर इज है। कैसे? एक मेंबर ने सबमिट किया है, हाँ, बट 1 आउट ऑफ 8, क्या मैं कह सकता हूं 10% से ज्यादा है? हाँ, तो यहां पे आ गया ना 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो फिर ऐसे ऐसे सवाल है, बड़े इंटरेस्टिंग देखेंगे हम, और जो पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। फिर कहता है जी एक और कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एप्लीकेंट और एप्लीकेंट्स हैज और हैव हैड ऑल द कॉल्स एंड अदर सम्स ड्यू ऑन देयर शेयर्स। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एप्लीकेंट की कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं होनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर एप्लीकेंट साहब आपकी कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल, हाँ जी, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ। अब यहां पर देखो जी 100 मेंबर्स वाली कंडीशन, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स नहीं, लॉ मेकर्स ने नहीं लगाई, लिखा है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, और इश्यूड की तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। केवल एक कंडीशन है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है जी। अब हुआ क्या? प्रोवाइडेड दैट लॉ कहता है जब ट्राइब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ वेव ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर ए और स्पेसिफाइड क्लॉज बी सो एज टू इनेबल द मेंबर टू अप्लाई। मान लीजिए आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके अधिकारों के साथ ऑपरेशन किया है कंपनी ने, और आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट होल्डिंग 10%। अगर आप 10% होल्ड नहीं कर रहे हैं, बट ट्राइब्यूनल को फिर भी आपकी कथा सुनकर आंखों में पानी आ गया, उसने कहा बसकर पगले अब रुलाएगा क्या, क्या कर रहा है तेरे साथ, तो सही में कंपनी ने बहुत गलत किया है, तो ट्राइब्यूनल उठाकर आपकी एप्लीकेशन पर फिर भी आपको एलिजिबल बना सकता है इवन दो यू आर नॉट एलिजिबल इन रियलिटी। आंसर इज हाँ जी, बिल्कुल ट्राइब्यूनल आपको एलिजिबल बना सकता है इवन दो एज पर द लॉ यू आर नॉट एलिजिबल, स्टिल ट्राइब्यूनल आपको एलिजिबल बना सकता है। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक्सप्लेनेशन पर, कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन वेयर एनी शेयर्स और शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, तो उन्हें 1 मेंबर काउंट किया जाता है। ये तो बच्चों वाली बात है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, जॉइंटली जॉइंट शेयर होल्डर को 1 कंसीडर किया जाता है। अब ये जो आपने कॉन्सेप्ट किया इसको चार्ट्स के रूप में भी बांटा गया है, देखिएगा। राइट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 की समरी, 244 कहता है एप्लीकेशन देने का राइट, 241 की एप्लीकेशन देने का राइट किसे है? पहला, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो किसको है, और कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो किसको है? कंपनी की शेयर कैपिटल है तो कम से कम 100 मेंबर, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर मेंबर, 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, जो भी मेट हो जाए कंडीशन, जो भी इन तीनों में से कोई भी मेट हो जाए। फिर और नहीं है तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। अच्छा इसके बाद देखिएगा, अब मैंने कहा है मान लीजिए जब मैं कहता हूं एटलीस्ट 100 मेंबर कैन सबमिट एन एप्लीकेशन, तो सवाल उठा 100 मेंबर हाउ दे कैन सबमिट एन एप्लीकेशन, मींस द 100 मेंबर्स मतलब हाउ दे विल सबमिट एन एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट तरीके से। केरला से 10 आ रही हैं, कर्नाटका से 5 आ रही हैं, उड़ीसा से 6 आ रही हैं, बंगाल से 8 आ रही हैं, पंजाब से 10 आ रही हैं, ऐसे आएंगे एप्लीकेशन, कंपनी के पास आएंगी सारी? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है मगर जरूरी भी नहीं है, क्योंकि एक और तरीका भी है। क्या? वो क्या कि सारे मेंबर एक लीडर बना दे मिलकर, और लीडर को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, हमारा नेता कैसा हो, पोपली जैसा हो। तो यानी कि आप सब अगर मुझे अप्लाई कर दें और मैं फिर कंपनी के पास एप्लीकेशन सबमिट कर दूं कि मुकेश बाबू किया तो आपने गलत है, तो इसलिए अब हम ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हैं, तो मैं ट्राइब्यूनल में आपके बिहाफ पर आप सबके साथ मिलकर मुकेश अंबानी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। यस, तो वेर एनी मेंबर ऑफ द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, any one or more of them having obtained the consent in writing of the rest, बाकियों की कंसेंट ऑब्टेन करो मिलकर
और मे मेक एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम। सवाल उठा 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल में भी ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास तो केवल 10% नहीं, आपके पास तो 2-3% है, बाकी और लोग आपके साथ मिले तब मिलकर 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल हो पाया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, कुछ भी इसमें हो सकता है। सिमिलरली 100 मेंबर में भी बाकी मिल सकते हैं, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर में भी मिल सकते हैं। मतलब इन तीनों में सब मेंबर मिलकर आपस में जुड़कर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यस, वो अपनी कंसेंट किसी एक को दे सकते हैं और वो एक उनके बिहाफ पर एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। तो ये पूरे का पूरा सेक्शन है मेरा 244। तो अभी तक हमने 241 किया, फिर 241 में एप्लीकेशन फाइल करने की एलिजिबिलिटी कहां होती है, 244 में, तो वो 244 भी अपन लोगों ने कर दिया। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आइएगा, वापस आइएगा जरा। अब मेरा अगला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 242। आइएगा जी, 242 की तरफ आते हैं। 242 लो जी, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। हाँ जी, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल के बारे में सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 क्या कहता है और सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसे पहली बात, सबसेक्शन 1 क्या कहता है। कहता है जी, मान लीजिए 241 की पिटीशन सबमिट हुई, किसको, ट्राइब्यूनल को। अच्छा, जब ट्राइब्यूनल को पिटीशन सबमिट हुई तो ट्राइब्यूनल ने देखा इस एप्लीकेशन के बेसिस पे कि सही में यार कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि डेट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर और द पब्लिक इंटरेस्ट और द प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। एंड ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग ये एक परफेक्ट केस है कंपनी को वाइंडिंग अप करने का, परफेक्ट केस बनता है। बट अगर मैंने इस केस में कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया तो मेंबर्स के हित ज्यादा प्रभावित होंगे, उनका लॉस ज्यादा होगा। तो फिर ट्राइब्यूनल ने सोचा कि क्योंकि इवन दो इट इज अ परफेक्ट केस फॉर द वाइंडिंग अप, बट एनी सच ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप वुड be harmful for the interests of the member, then why not to go for some other alternative। तो फिर ट्राइब्यूनल इस केस में कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है अदर देन वाइंडिंग अप का, जो कि दिए गए हैं सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो दोबारा बोलता, एप्लीकेशन फाइल हुई 241 में, ट्राइब्यूनल का ओपिनियन था कि कंपनी का अफेयर्स जो है वो कंडक्ट किया गया है इन सच अ मैनर विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। डिग्री ऑफ द ऑपरेशन इज सो सीवियर, जो ऑपरेशन हो रहा है वो इतने खतरनाक लेवल का है कि दिस बिकम अ परफेक्ट केस फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बट अगर मैंने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया तो ट्राइब्यूनल कहता है कि ज्यादा हार्मफुल हो सकता है भैया। ट्राइब्यूनल कहता है ये अगर मैंने ऑर्डर पास किया तो इट मे बी मोर हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो इसलिए ट्राइब्यूनल मे मेक सच ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट। तो ट्राइब्यूनल वो ऑर्डर पास करेगा जो उसको सही लगेगा, और क्या सही लगेगा वो दिया हुआ है 242 सबसेक्शन 2 के अंदर। अब ट्राइब्यूनल को 242 सबसेक्शन 2 में कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है देखते हैं, बट पहले सबसेक्शन 1 को एक बार पढ़ लेते हैं। इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241 द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट the company's affairs have been or are being conducted in a manner which is prejudicial or oppressive to any member or members, or prejudicial to the public interest, or in any manner prejudicial to the interest of the company, and that any order for the winding up of the company would be unfairly prejudiced, बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा उन मेंबर्स का, बट otherwise the fact would justify the making of the winding up order on just an equitable ground। बट अदरवाइज हालात ऐसे हैं कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाना चाहिए ऑन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड होता है जिसे हम 271 में समझेंगे कि एक परफेक्ट ग्राउंड है वाइंडिंग अप का, क्योंकि हालात खराब है। ठीक है, तो फिर ट्राइब्यूनल फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास ना करके, इवन दो वाइंडिंग अप का ऑर्डर बनता है बट ट्राइब्यूनल को और कोई ऑल्टरनेट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ट्राइब्यूनल 242 सबसेक्शन 2 के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है। अब सवाल उठा, वाइंडिंग अप के ऑर्डर को रोककर ट्राइब्यूनल कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, तो उनकी चर्चा सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 के अंदर की गई है। तो कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, पहला देखिएगा, पहला ऑर्डर कहता है द रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। ट्राइब्यूनल कहेगा ठहरो, आज के बाद कंपनी का अफेयर्स फ्यूचर में कैसे चलेगा ये हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक काम करो, आज के बाद आप इन 10 पार्टीज से ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, ये रिलेटेड पार्टीज हैं, इनसे ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। यानी कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो मैं करवा सकता हूं, नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये ट्राइब्यूनल ने कह दिया। अगली बात,
बी और सी को ध्यान से पढ़ना, बी और सी कहता है द परचेज ऑफ द शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर, किसी मेंबर के शेयर कोई और मेंबर परचेज कर लेगा या फिर कंपनी परचेज कर लेगी, ये बी पॉइंट में लिखा है। सी पॉइंट को भी साथ में पढ़ो। इन द केस ऑफ परचेज ऑफ ओन शेयर, और अगर कंपनी परचेज कर रही है शेयर्स, द कंसिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो होगी वो भी ट्राइब्यूनल अलाउ कर सकता है। अब बी और सी पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। किसी मेंबर के शेयर दूसरा मेंबर या कंपनी ऑब्टेन कर सकती है। सी पॉइंट कहता है अगर कंपनी ऑब्टेन कर रही है तो उसके बाद जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी की शेयर कैपिटल थी, 2 मेंबर थे 50 लाख 50 लाख, 4 मेंबर थे 25,000 25,000 25,000 सबके पास था, तो एक 25,000 एक मेंबर के शेयर कंपनी ने खरीद लिए, तो बाकी शेयर तो 75,000 बचे। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है ये जो बी और सी क्लॉजेस दोनों है ना, इसके एनालिसिस पे आइए। ये दोनों क्लॉजेस जो हैं ट्राइब्यूनल कब यूज करता है? जितना भी आज तक इतिहास में केसेस हुए हैं, बार बार ट्राइब्यूनल ने बी और सी को मिलाकर यूज किया है। कब? जब जब फैमिली डिस्प्यूट हुए हैं। अब फैमिली डिस्प्यूट में कैसे? जैसे एक घटना हुई थी, निखिल रबर नाम से कंपनी हुआ करती थी, निखिल रबर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी में 2 शेयर होल्डर थे, एक मिस्टर निखिल और मिसेस नीलू, और एक मिस्टर निखिल, दोनों 50-50% के शेयर्स रखते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ में गजब का झगड़ा हो गया, आपस में बंटवारे होने पे बात आ गई। अब क्या था, दोनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, दोनों ही शेयर होल्डर्स थे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कंपनी का कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 50% से ऊपर चाहिए, बट यहाँ 50% मैडम के पास थे, तो एग्जैक्ट 50-50% थे। तो कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें भी मेजोरिटी नहीं थी, और मेंबर्स का रेजोल्यूशन भी पास नहीं हो पा रहा था, तो कंपनी स्टक हो गई थी वहीं के वहीं। फिर मिस्टर निखिल ने कंपनी में ट्राइब्यूनल के पास पिटीशन फाइल की कि जज साहब ऐसे तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा। तो आप एक काम कीजिए, या तो इसे कहिए कि मेरे शेयर ले लें, और या कहिए इसे कहिए कि अपने शेयर मुझे दे दें। तो फिर ट्राइब्यूनल ने मिसेस नीलू को कहा कि नीलू जी आप इनके शेयर लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं लेने। तो फिर ट्राइब्यूनल ने कहा देखो कंपनी हमारे लिए चलाना जरूरी है, तो आप एक काम करते हैं, आपके शेयर जो है कंपनी को दे देते हैं, कंपनी परचेज कर लेगी। शी सेज ओके, ठीक है ना। अब सवाल उठा, कंपनी का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगर हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए तो सेक्शन 66 लग जाएगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए क्या लग जाएगा? सेक्शन 66 के प्रोविजंस लग जाएंगे। लॉ कहता है नहीं नहीं नहीं, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। ये अप्रूवल कौन दे रहा है? ट्राइब्यूनल। तो बस ट्राइब्यूनल ने अप्रूवल दे दी, दैट्स इट। ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के बाद अगर कोई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो भी रही है, कंसीक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, तो बस वही इस सेक्शन में लग गया। दोबारा आपको 66 के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं नाउ ड्यू टू डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, डेडलॉक अकर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 was submitted. To avoid the incidents of winding up, court directed that share of Mrs. Neelu be taken over by the company, which would also lead to reduction of capital. Whether allowed? Yes, allowed, and no need to follow section 66, क्योंकि सेक्शन 66 देखो भी ये भी तो क्या करोगे, वहां पे ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लिखी है, तो यहां पे ट्राइब्यूनल की अप्रूवल आ तो गई, तो और क्या बच्चे की जान लेनी है अब तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट, द रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ट्राइब्यूनल, ये अगला ऑर्डर है। फिर अगला पॉइंट देखिएगा, ई और एफ दोनों पॉइंट मिलाकर देखिएगा। द टर्मिनेशन, setting aside, modification of any agreement between the company and the MD or any other director or manager and any person other than referred to in clause number E. ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है टर्मिनेशन का, सेटिंग असाइड का, मॉडिफिकेशन का, किसी भी एग्रीमेंट के जो हुआ है बिटवीन द कंपनी एंड द एमडी, मैनेजर और द अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी।
ये सिमिलरली ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड टू इन क्लॉज नंबर ई, इनके खिलाफ। तो ये इनके एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, मॉडिफाइड भी कर सकता है। बट इन दोनों पॉइंट्स में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, नीचे आइएगा, प्रोवाइडेड कि नो सच एग्रीमेंट शैल बी टर्मिनेटेड, सेट असाइड और मॉडिफाइड एक्सेप्ट आफ्टर द ड्यू नोटिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पार्टी कंसर्न्ड। ये किसके लिए है? ये क्लॉज नंबर एफ के लिए है बस। यानी कि अगर क्लॉज नंबर एफ के अंदर आप किसी एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं किसी पार्टी के साथ, किसी और एनी अदर पर्सन के साथ किसी एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं, तो पहले उसको ड्यू नोटिस दिया जाना जरूरी है। मतलब ट्राइब्यूनल ने ऐसे हालात बना दिए कि अगर एमडी को, मैनेजर को, डायरेक्टर को हटाना चाह रहे हो तो टर्मिनेट कर दो, एग्रीमेंट को सेट असाइड कर दो, मॉडिफाइड कर दो, और आपको उनको नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। बड़ा जालिम सा है यार। चलिए, एनालिसिस ऑफ क्लॉज नंबर ई एंड एफ। टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन की बात करता है किसी एग्रीमेंट के जो कि बिटवीन द कंपनी एंड। क्लॉज नंबर ई में एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर के साथ हुआ है, और 242(2)(f) में एनी अदर पर्सन, फॉर एग्जांपल डेटर, क्रेडिटर्स के साथ हुआ है। परंतु अगर इस तरीके के एग्रीमेंट को आप टर्मिनेट करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव अ प्रायर कंसेंट फ्रॉम द पार्टी। उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा सर, अगर कंसेंट नहीं देता पार्टी तो क्या करोगे? ट्राइब्यूनल ले लेता है कंसेंट। अगर ट्राइब्यूनल कह रहा है भाई कंसेंट दे दे, हम तेरे को डैमेजेस दिलवाएंगे, डैमेजेस मिलेंगे ना इस व्यक्ति को, तो फिर दे देगा वो कंसेंट, ठीक है ना। डैमेजेस मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वरना ट्राइब्यूनल कहेगा अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो गई तो तुझे चवन्नी भी नहीं मिलेगी, मैं तेरे को डैमेजेस तो दिलवा रहा हूं, चल। फिर कहता है सेटिंग असाइड। ओके, सेटिंग असाइड ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ, ओहो ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट or any other act relating to the property. Setting aside of any transfer of the delivery of the goods, execution, payment, or other act relating to the property of the company made or done by or against the company. Made or done by or against the company. अच्छा, within 3 months before the date of the application under this section, which would be deemed as a fraudulent preference in case of an insolvency of an individual. अब पीछे की कथा सुनिएगा। हमारे ना इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड 2 तरीके के कानून भारत में थे। एक था प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और एक था प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं, पूरी तरह खत्म नहीं हुए, थोड़े से ही खत्म हुए हैं क्योंकि इनके बाद अब आईबीसी आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी आईबीसी केवल कंपनीज पे लगता है, तो इंडिविजुअल और फर्म की इंसॉल्वेंसी आज भी इन 2 एक्ट में गवर्न की जाती है। इनकी चर्चा मैं आईबीसी के अंदर आपसे करूंगा। तो पहला एक्ट है इंसॉल्वेंसी, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, एंड दूसरा है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। इन दोनों एक्ट में एक चीज लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट होते हुए उसकी जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है उसको टेक ओवर कर लेता है एक सरकारी अफसर, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल असाइनी। अब जब ऑफिशियल असाइनी उसकी किसी इंडिविजुअल की एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो यहां पर लॉ मेकर ने कहा कि एक खतरा होता है, वो ये कि इंडिविजुअल अपनी इंसॉल्वेंसी के वक्त, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए जाओगे, तो आप ऐसे समय में ना हेरा फेरी करना शुरू कर देते हो, यानी कि अपनी एसेट्स को सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर देते हो, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर देते हो। पेमेंट करनी थी आपने बैंक की, जितना पेमेंट था बैंक को देने के बजाय आपने अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया। जैसे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने बैंक एसबीआई से लोन लिया हुआ था, एक सर्टेन अमाउंट उनके पास था, अमिताभ बच्चन की कंपनी थी ये। अब अमाउंट उनके पास कुछ पड़ा हुआ था जो कि एसबीआई को दे सकते थे या किसी और को दे सकते थे, तो उन्होंने किसी और को दे दिया ताकि उनका जो बंगला जो था वो गिरवी रखा हुआ था जलसा नाम का, वो छुड़ाया जा सके। एसबीआई की पेमेंट को रोककर उन्होंने वहां पेमेंट कर दी। वाइंडिंग अप में पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आगे चलकर।
अगर ऐसा केस बना कि आपने अपनी इंसॉल्वेंसी से 3 महीने पहले कुछ ऊट पटांग पेमेंट की हैं, क्योंकि आपको इतना अंदाजा होगा कि हाँ जी आपके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर आने वाला है, तो आपने ऊट पटांग पेमेंट की, गुड्स का ट्रांसफर किया, पेमेंट की, एग्जीक्यूशन ऑफ कुछ एग्रीमेंट किए, इस तरीके की हरकतें की, तो हम इन सभी के सभी पिछले 3 महीने की ट्रांजैक्शंस को पहले तो वॉइड घोषित कर देंगे। फिर इन सब का होगा फॉरेंसिक ऑडिट। शायद आप में से किसी ने कभी किया भी हो, ऑफिस में एक एक ट्रांजैक्शन को फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। फॉरेंसिक ऑडिट के द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, कौन सी सही है। जो जेन्युइन है उन्हें वैलिड बना दिया जाएगा, और जिन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है, इस 4 तरीके की ट्रांजैक्शन में जहां गड़बड़ है उसे वॉइड रखा जाएगा। जिन भी पार्टीज ने बेनिफिट कमाया है उन सबसे बेनिफिट ले लिया जाएगा। ये जो कानून था जो इंडिविजुअल से रिलेटेड था, यही का यही सेम कानून कंपनीज एक्ट ने वाइंडिंग अप में फॉलो किया, और वाइंडिंग अप में सेक्शन बनाया गया इसको लेकर, सेक्शन 228। सेक्शन 228 में बिल्कुल यही की यही 4 पॉइंट आपको मिलेंगे, बट वहां 3 महीने के पीरियड को, जो ये 3 महीने का पीरियड है, वहां उठा के 6 महीने कर दिया गया है कि कंपनी अगर पिछले 6 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन मानकर वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, फिर फॉरेंसिक ऑडिट होगा। परंतु जब हम ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का चैप्टर बना रहे थे, तो लॉ मेकर ने जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी का 3 महीने का पीरियड है उसमें कोई चेंज नहीं किया, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में और उस पीरियड को सेम रखा है, जिसमें ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर कहा गया है कि अगर ट्राइब्यूनल के पास ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की पिटीशन सबमिट होती है अंडर सेक्शन 241, तो 242 में अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि प्रेफरेंस दी गई है कुछ रिश्तेदारों वगैरह को, स्पेसिफिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड, या फिर मतलब इनसे रिलेटेड, या फिर किसी और भी एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां पर प्रेफरेंस दी गई है कंपनी के द्वारा पिछले 3 महीने में बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241, तो फिर इन्हें हम फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मान लेंगे इन केस ऑफ, जैसे कि हम इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी में मानते हैं, इन पिछले 3 महीने की ट्रांजैक्शन को फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मानकर सबको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। फिर एक एक ट्रांजैक्शन को चेक किया जाएगा, जो जो ट्रांजैक्शन सही है फॉरेंसिक ऑडिट में वो सही है, बाकी सबको वॉइड घोषित करके जिनको एक्स्ट्रा पैसा दिया है, गुड्स दिए हैं, वो वापस रिकवर कर ली जाएंगी। तो ये ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है जी। अभी आपने एक क्लॉज किया जहां पे हमने कहा सेटिंग असाइड ऑफ द एग्रीमेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर, मैनेजर, क्लॉज नंबर ई। अब आता है क्लॉज नंबर एच, जो कहता है रिमूवल ऑफ द एमडी, मैनेजर और अदर डायरेक्टर। तो दोनों में फर्क क्या है? देखो जी, अगर आपके पास एमडी से के रिलेटेड प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह है तो सेटिंग असाइड होना है तो क्लॉज नंबर ई, बट अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह सच इन प्लेस नहीं है प्रॉपर, तो फिर आपका रिमूवल भी कर सकता है ट्राइब्यूनल उनका। ठीक है ना, तो क्लॉज नंबर एच में रिमूवल की बात की गई है। फिर उसके बाद वो कहता है जी रिकवरी ऑफ द अनड्यू गेन मेड बाय द एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मतलब अगर एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर ने खूब पैसा कमाया है, जैसे कि सत्यम में जम के इन्होंने लूटा था, कंपनियों को सैलरियां ली थी जम के, जबकि कंपनी लॉस मेकिंग थी, बावजूद इसके 11% ऑफ नेट प्रॉफिट की सैलरी ली थी इन लोगों ने, ताकि शेयर होल्डर को दिखाया जाए कि हम प्रॉफिट में हैं। तो फिर इस केस में क्या होगा? कोई भी अनड्यू गेन जो कि गलत तरीके से किया गया है, एमडी के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया गया है, वो सारा पैसा उन लोगों से रिकवर कर लिया जाएगा। तो रिकवरी ऑफ द अनड्यू गेन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइब्यूनल ये भी बता सकता है कि अगर मान लीजिए एमडी को, मैनेजर को मैंने हटा दिया, क्लॉज नंबर एच वगैरह में उनको अगर हटा दिया, तो उनको हटाने के बाद नए एमडी और मैनेजर वगैरह का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग एमडी और मैनेजर ऑफ द कंपनी। जैसे ट्राइब्यूनल ने रामलिंगम राजू को सत्यम में हटाया था, उसके बाद ट्राइब्यूनल ने 3 नए डायरेक्टर अपॉइंट किए थे। एक मिस्टर कपूर, एचडीएफसी के एमडी, एक सी अच्युतानंद जो कि आईसीआई के एक्स प्रेसिडेंट थे, और एक मिस्टर कीर्ति थे कोई इन्फोसिस से।
तो ये 3 लोगों की मैनेजिंग कमेटी बनाई गई थी, तीनों को मैनेजिंग कमेटी का पार्ट बनाया गया था और कहा गया था कि प्लीज इंश्योर करवाइए, आपका पर्पस केवल एक है कि अगले 6 महीने में आपको सत्यम को टेक ओवर करवाना है। और कपूर जी इन्वॉल्व थे एंड अगेन तीनों बहुत ही ऊंचे रिस्पेक्टेबल लोग थे इंडस्ट्री के, तो इसलिए उन्होंने टेक महिंद्रा से बातचीत करके, जो कि विनीत नायर साहब की कंपनी थी, तो टेक महिंद्रा ने सत्यम को टेक ओवर किया 57 रुपीज पर शेयर पर। तो फिर ये काम किसने करवाया? इस नए मैनेजमेंट ने, जिसे ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट करवाया था। ठीक है, आगे अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन एज अ डायरेक्टर हु मे बी रिक्वायर्ड बाय द ट्राइब्यूनल टू रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल। जैसे कि सत्यम में अगेन 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए और तीनों को ट्राइब्यूनल ने कहा था आपकी रिपोर्टिंग सीधा मुझे रहेगी। पिछला पॉइंट कहता है उनको अपॉइंट किया जाएगा और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट कहता है कि उनसे रिपोर्टिंग खुद को करवाई जाएगी, कि जो भी आप करोगे मुझे रिपोर्ट करोगे, आपके ऊपर और कोई नहीं रहेगा। फिर imposition of the cost as may be deemed fit by the tribunal। देखो जी ऐसा है कि अगर आप फालतू की एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास लेके आए और ट्राइब्यूनल का वक्त खराब करने की आपने कोशिश की, तो ट्राइब्यूनल आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, कॉस्ट भी इंपोज कर सकता है ट्राइब्यूनल। तो यानी कि इंपोजिशन ऑफ द कॉस्ट, जो भी ट्राइब्यूनल को सही लगेगा वो ट्राइब्यूनल आपके ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट, फिर any other matter which in the opinion of the tribunal is just and equitable that provision should be made। मतलब कोई भी और ऑर्डर, any other order जो कि ट्राइब्यूनल को सही लगे वो ट्राइब्यूनल पास कर सकता है। any order, other order as deems fit by tribunal, जो ट्राइब्यूनल को सही लगे वो ऑर्डर पास किया जा सकता है ट्राइब्यूनल के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद लॉ कहता है कि अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द आरओसी विद इन 30 डेज। लो जी, तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास फाइल कर दी जाएगी कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, अब हुआ क्या, आप ट्राइब्यूनल के पास ऑर्डर लेके गए, आपने कहा जी ट्राइब्यूनल मुझे लग रहा है एक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन मिसमैनेजमेंट है। ट्राइब्यूनल ने कहा मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आपने कहा सर कंपनी में हो रहे हैं फ्रॉड, अगर आपने टाइम लिया तब तक तो कंपनी को ये चूस जाएंगे बिल्कुल, तो फिर मीनवाइल कोई ऑर्डर पास कर दीजिए, वरना फ्रॉड चल रहा है कंपनी में। तो अगर लग रहा है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड वगैरह कहीं हो रहा है, तो फिर ट्राइब्यूनल उस एप्लीकेशन के बेसिस पर एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द कंपनी, जहां पर मैनेजमेंट की पावर को वो रोक सकता है। जैसे रिसेंटली क्या हुआ, आज ही दिल्ली के जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें इंटरिम बिल दी गई, ये एक इंटरिम ऑर्डर था, साथ में कहा गया कि रेगुलेट किया गया उनके कंडक्ट को कि आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये इंटरिम ऑर्डर है, इसमें आपको आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि अब आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, मीनवाइल ट्राइब्यूनल पूरी प्रोसीडिंग को गो थ्रू करेगा, गो थ्रू करने के बाद अंत में जाकर वो फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है ट्राइब्यूनल। ठीक है, आगे अब देखिएगा 241 सबसेक्शन 3 के अंदर एक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल की थी, कुछ याद है कि सर इस व्यक्ति को डिक्लेयर कर दीजिए कि ही इज नॉट अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन। 241 सबसेक्शन 3 के अंदर याद है, उस पेटिशन पे ट्राइब्यूनल क्या करेगा, अपना डिसीजन दे सकता है। जिस डिसीजन में क्या लिखेगा वो बताएगा कि वेदर और नॉट द रेस्पोंडेंट इज अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब ट्राइब्यूनल कह सकता है कि ये व्यक्ति एलिजिबल है कि नहीं, और ही इज अ फिट और अ प्रॉपर पर्सन और नॉट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस लिए एप्लीकेशन सबमिट की कि सर इसको डिक्लेयर कीजिए कि ही इज नॉट अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन। तो ट्राइब्यूनल अब डिक्लेयर करेगा उस एप्लीकेशन पर। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ग्राउंड के साथ एप्लीकेशन आई थी, सबूत भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबमिट किए थे, वो बंदा रिस्पॉन्डेंट भी था। 241 सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा। अब उसके बेसिस पे ट्राइब्यूनल विल टेक अ फाइनल कॉल वेदर ही इज अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन और नॉट। इफ इज नॉट अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन तो सर फिर क्या होगा वो हम 243 में देखेंगे कि फिर क्या होगा। ठीक है, आगे वहां लिंक करवाऊंगा दोनों को।
फिर कहता है जी वेयर एन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल मेक्स एन ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द कंपनी। ट्राइब्यूनल ने मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन कर दिया। ट्राइब्यूनल ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब कोई भी बोरोइंग नहीं करेंगे, लिखवा दिया। ट्राइब्यूनल ने कह दिया रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स, सबसे पहला ऑर्डर ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल ने कहा अब कोई भी बोरोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं होगी। क्या कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर टू बोरो दे सकती है? कुछ भी। अगर आप ट्राइब्यूनल के द्वारा चेंज की गई कंडीशन को ऑल्टर करना चाहते हो तो पहले ट्राइब्यूनल की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अदरवाइज सारे मेंबर मिलकर भी ये चेंज नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं कर सकते जो ट्राइब्यूनल ने रेस्ट्रिक्ट किया है। द कंपनी शैल नॉट हैव एनी पावर टू मेक विदाउट द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल any alteration whatsoever which is inconsistent with the order so passed by the tribunal। तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ऑपोजिट आप किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज कंपनी नहीं कर सकते विदाउट द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल की परमिशन के बिना। ठीक है जी। आगे कोई भी ऑल्टरेशन जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर हो रही है और वो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद हो रही है तो उसका मतलब यही होगा कि जैसे कंपनी ने ही ये ऑल्टरेशन किया है वो ऑल्टरेशन का इंपैक्ट वही रहेगा कि जैसे ये मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऑल्टरेशन किसने किया है, खुद कंपनी ने ही किया है, मतलब उसकी उतनी ही मान्यता रहेगी, उतनी ही वैलिडिटी रहेगी। आगे फिर कहता है जी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर ऑल्टरिंग द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर कोई भी चेंज होता है तो वो आरओसी को बताना पड़ेगा विद इन 30 डेज। सिंपल। और लास्ट सेक्शन जो है पेनल्टी का है, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, छोड़ देना। अब एक बार सारा सेक्शन दोबारा से गो थ्रू करते हैं। आइएगा सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 शुरुआत करता है कहां से? कहता है अगर एप्लीकेशन फाइल की गई 241 के अंदर और उस एप्लीकेशन के अंदर बताया गया कि ऑपरेशन हो रहा है कंपनी के अंदर एंड विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर और विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ठीक है। ट्राइब्यूनल ने इस एप्लीकेशन के बाद कहा कि यार इवन दो इट इज अ परफेक्ट केस ऑफ द वाइंडिंग अप, बट अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया तो फिर ये ज्यादा हार्मफुल होगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। तो ट्राइब्यूनल सच ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे सही लगे, जो कि 242 सबसेक्शन 2 के अंदर दिए गए हैं। अब 242 सबसेक्शन 2 में ट्राइब्यूनल कौन से ऑर्डर पास कर सकता है? वो कह सकता है रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जहां पे कह सकता है कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आज के बाद नहीं होगी। दूसरी बात वो कह सकता है कि परचेज हो जाएंगे, परचेज कर लिए जाएंगे द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय एनी अदर मेंबर और द कंपनी इटसेल्फ। तो यानी कि किसी मेंबर के शेयर या तो और मेंबर या फिर कंपनी परचेज कर सकती है। तीसरा, अगर सी क्लॉज के अंदर वो शेयर कंपनी ने परचेज किए हैं तो फिर उसके कारण जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा ट्राइब्यूनल उसे भी अलाउ कर सकता है। उसके बाद ये मैंने कहा बी और सी मिलकर कब यूज होते हैं? फैमिली डिस्प्यूट के केस में यूज होते हैं। फिर हमने डी कहा ट्राइब्यूनल किसी शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, उनके अलॉटमेंट पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। ई क्लॉज टर्मिनेशन कर सकता है, सेटिंग असाइड कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी और द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और मैनेजर। फिर नेक्स्ट क्लॉज टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड कर सकता है और मॉडिफिकेशन कर सकता है ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी और एनी अदर पर्सन बट सब्जेक्ट टू द ड्यू नोटिस टू सच पर्सन। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग असाइड कर सकता है, साइड पे रखवा सकता है, मतलब कोई भी अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुई है या कोई भी पेमेंट हुई है, कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट हुई है या कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर डीलिंग हुई है पिछले 3 महीने में फ्रॉम द सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल अंडर दिस सेक्शन, उसके पिछले 3 महीने में अगर कोई भी ऐसी डील हुई है तो उनको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस घोषित करवा सकता है, जैसे कि इंडिविजुअल के केस में करवाया जाता है, इंसॉल्वेंसी के केस में, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के केस में। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई अनड्यू गेन कमाया है तो वो उनसे रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद द मैनर इन विच, ये बता सकता है कि किस तरीके से कंपनी के एमडी, मैनेजर वगैरह को हटाने के बाद नया मैनेजमेंट किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद ये भी कह सकता है कि जो नया मैनेजमेंट अपॉइंट हुआ है दैट विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल ओनली। ट्राइब्यूनल फिर एप्लीकेंट पर कॉस्ट भी लगा सकता है अगर ट्राइब्यूनल को लगा कि ये एप्लीकेशन का पर्पस फालतू में ट्राइब्यूनल का समय खराब करना था।
ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको सही लगेगा, परंतु अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के द्वारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को चेंज किया गया है तो ध्यान रखना कंपनी के शेयर होल्डर फिर उस ऑल्टरेशन को चेंज नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर अप्रूवल या विदाउट द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल। उसके बाद ट्राइब्यूनल जो है जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 241 के अंदर पिटीशन सबमिट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट की गई थी कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसने कि इंडस्ट्री का नुकसान किया है, जिसने साउंड बिजनेस प्रैक्टिस से बिजनेस नहीं चलाया, वो इज गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसफीजांस और नेग्लिजेंस एक्सेट्रा, या फिर जो फ्रॉडुलेंट पर्पस से ही बिजनेस चला रहा था, इसको फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है ये घोषित करो, तो ट्राइब्यूनल उस पर्सन को फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है ये घोषित कर भी सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में कोई भी चेंज ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के कारण किया गया है तो फिर ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की कॉपी आरओसी को विद इन 30 डेज सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ी सी छोटी ले रहा हूँ, हालांकि मुझे वो पहले वाला टॉपिक और 243 भी कराना था, बट एक्चुअल में जिस टाइम मैं यहाँ आज क्लास ले रहा हूँ ना, यहाँ लाइट ही नहीं आ रही यार, तो मेरा तेल निकल गया है, पसीने निकले पड़े हैं, इतनी लाइटें मेरे सिर पे पड़ रही हैं और एसी चल नहीं रहा बिना लाइट के, तो फिर मैं आज थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ ये क्लास और अगली क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।